हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। तो डियर आज हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, तब डियर ये पार्टनरशिप बिजनेस होता क्या है, तो इसके लिए पहले देखिए हमने लिखा पार्टनरशिप का डेफिनेशन लिखा। अब डियर देखिएगा पार्टनरशिप बिजनेस होता क्या है, उसको जानने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल। जैसे आपने पढ़ा था 11th में सोल ट्रेड पढ़ा था। सोल ट्रेड में डियर होता क्या है कि एक ही व्यक्ति बिजनेस में पैसा लगाता है, एक ही व्यक्ति प्रॉफिट लेता है, एक ही व्यक्ति लॉस बियर करता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोल ट्रेड। जो 11 पे हम लोग सोल ट्रेड पढ़े हैं। लेकिन सोल ट्रेड में डियर कुछ लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन हम बोल सकते हैं कि लैक ऑफ कैपिटल। तो सोल ट्रेड में पहला लिमिटेशन क्या है, लैक ऑफ कैपिटल। अब एक व्यक्ति कितना पैसा बिजनेस में लगाएगा, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ लगाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा तो नहीं लगा सकता है। तो यहाँ पे सोल ट्रेड में जो होता है लैक ऑफ कैपिटल, एक ही पर्सन है तो ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकता है। दूसरा जो है ना ड्रॉबैक अगर कहा जाए या लिमिटेशन कहा जाए तो लैक ऑफ मैनेजमेंट। एक व्यक्ति डियर कितना बिजनेस का मैनेजमेंट देख सकता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति को सामान खरीद के भी लाना है, एक ही व्यक्ति को सामान बेचना भी है, एक ही व्यक्ति को किसी को हमने उधार में सामान दिया उससे भी पैसा लेना है। तो वहाँ पे मैनेजमेंट में कमी आ जाती है, क्योंकि एक ही व्यक्ति तो ज़्यादा काम नहीं करेगा। तो उसको कहते हैं हम लोग लैक ऑफ मैनेजमेंट। और तीसरा जो पॉइंट होता है डियर, जिसको कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटीज। अनलिमिटेड लायबिलिटीज कहने का मतलब हो जाता है डियर कि मान के चलिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया और 1 लाख रुपया आप अपने घर से लेकर लगाया और 1 लाख रुपया का लोन ले लिया, किसी से कर्ज ले लिया, और कल को अगर आपका बिजनेस बर्बाद हो जाए तो 1 लाख रुपया को छोड़ेगा तो नहीं ना। अब अपने घर का प्रॉपर्टी बेचकर वो लायबिलिटी पे करना पड़ता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो जब देखा गया कि सोल ट्रेड में इतने ज़्यादा कमियां हैं, उस कमियां को दूर करने के लिए, उस कमी को दूर करने के लिए क्या लाया गया, पार्टनरशिप। अब डियर यहाँ पे जब पार्टनरशिप का हम लोग बात करेंगे तो पार्टनरशिप कहता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब डियर ये जो डेफिनेशन दिया गया है, ये पार्टनरशिप एक्ट, ये जो डेफिनेशन दिया गया है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग दिया गया। अब पार्टनरशिप कहता है कि जब किसी बिजनेस में 2 या 2 से अधिक पर्सन मिलकर किसी बिजनेस को चलाने के लिए और बिजनेस का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो एग्री हो जाता है, जो अपना सहमति दिखाता है, इसी को पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। लेकिन पार्टनरशिप का मैनेजमेंट सभी पार्टनर के द्वारा भी देखरेख किया जा सकता है या सभी पार्टनर के द्वारा किसी एक पर्सन को अपॉइंट किया जा सकता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप। तो आप बोलेंगे सर थोड़ा सा लास्ट लाइन और समझाइए, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब क्या हुआ। जैसे डियर देखो यहाँ पे ए और बी 2 पार्टनर हैं। अब कोई कारणवश जो है ना बी जो है ना वो 1 सप्ताह का छुट्टी ले लिया, बोला 1 सप्ताह मुझे कोई रिलेटिव के यहाँ जाना है या कोई फंक्शन है, कहीं पे जाना है। अब डियर देखिएगा कि यहाँ पे बी जो है ना चला गया, तो बचा कौन, ए। अब बिजनेस में जितने भी डिसीजन होंगे वो कौन लेगा, ए लेगा। और जो भी डिसीजन होगा वो बी को भी क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पार्टनर में से एक पार्टनर नहीं है। अब बचा कौन, ए बचा। तो जितने भी डिसीजन मेकिंग है वो डिसीजन कौन लेगा, ए लेगा, और वो डिसीजन बी को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे 2 पार्टनर था, दोनों में से किसी एक पर्सन को अपॉइंट कर दिया गया, भाई जो मैनेजमेंट है तुम देखो, जो भी डिसीजन तुम लेगो वो भी हम भी मानेंगे। या नहीं तो ये दोनों पार्टनर मिलकर भी बिजनेस का डिसीजन ले सकता है। इसी को कहते हैं कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी सभी पर्सन के द्वारा भी बिजनेस का डिसीजन लिया जा सकता है या सभी पर्सन के द्वारा किसी एक पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा। कि हो सकता है कोई पार्टनर के पास ज़्यादा टाइम नहीं हो बिजनेस का देखरेख करने के लिए, तो किसी एक पर्सन को अपॉइंट कर दिया गया। ठीक है, अब डियर यहाँ पे बात रहा कि सर पार्टनरशिप में मिनिमम कितना पर्सन होना चाहिए। तो डियर पार्टनरशिप में मिनिमम 2 होना चाहिए और मैक्सिमम जो पर्सन होना चाहिए ये 50 होना चाहिए।
तो आप बोलेंगे सर ये मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 ये कौन डिसाइड करता है, किसके द्वारा ये मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 रखा जाता है। अब डियर ये देखिएगा पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन दिया गया, लेकिन मेंबर कितना होगा ये कौन डिसाइड करता है, ये कंपनीज एक्ट, ये कौन डिसाइड करता है, कंपनीज एक्ट 2013 जो भी एक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया गया है कि पार्टनरशिप में मिनिमम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पार्टनरशिप एक्ट है ना, हाँ डियर पार्टनरशिप एक्ट है, उसका अपना पर्सनल एक्ट है, लेकिन मेंबर कितना होगा वो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। इसीलिए पार्टनरशिप में मिनिमम 2 होगा और मैक्सिमम कितना होगा, 50 होगा। कंप्लीट है। चलिए डियर, तो जैसे भी हम लोग पढ़े पार्टनरशिप का डेफिनेशन पढ़े, अब हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप का फीचर पढ़ेंगे, और फीचर भी जो है ना वो पार्टनरशिप से ही बहुत सारे पॉइंट निकल के आएगा। कंप्लीट है। तो अब हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप का फीचर पे। चलिए डियर, तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे, पार्टनरशिप का डेफिनेशन पढ़े, अब हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप का फीचर। अब डियर फीचर क्या होता है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 और मोर पर्सन। तो पहले ही हमने बता दिया कि पार्टनरशिप के लिए मिनिमम कितना चाहिए, 2 पर्सन चाहिए और मैक्सिमम कितना चाहिए, 50 चाहिए। ये कौन डिसाइड करता है, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। ठीक है, लेकिन डियर यहाँ पे कह रहा है कि 2 और मोर पर्सन तो चाहिए, लेकिन कौन ऐसा पर्सन है जिसको आप पार्टनर नहीं बना सकते हैं। तो डियर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है उस पर ध्यान दीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि कोई माइनर पर्सन है, माइनर मीन्स जिसका एज 18 से कम है, उसको आप पार्टनर नहीं बना सकते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है कि जो माइनर पर्सन है उसको आप पार्टनर नहीं बना सकते, कुछ कंडीशन में बना सकते हैं, तो उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ आपको इतना देखना है 2 और मोर पर्सन में कि कोई भी माइनर पर्सन है उसको आप पार्टनर नहीं बना सकते हैं, या कोई ऐसा पर्सन है जो इलीगल वर्क किया हो। ठीक है, क्या किया होगा, इलीगल वर्क किया हो, या वो क्या हो, इंसॉल्वेंट हो। ठीक है, तो उस पर्सन को भी आप पार्टनर नहीं बना सकते हैं, या किसी के ऊपर कोई गवर्नमेंट के द्वारा या किसी के द्वारा केस किया गया हो जो इलीगल वो पर्सन हो, उसको भी आप पार्टनर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या यहाँ पे है कि कोई माइनर पर्सन होगा उसको पार्टनर नहीं बना सकते हैं, या कोई इंसॉल्वेंट पर्सन होगा। इंसॉल्वेंट मीन्स क्या होता है, किसी के पास एसेट्स कम हो और लायबिलिटी ज़्यादा हो, उसको आप पार्टनर नहीं बना सकते हैं, या किसी के ऊपर कोई इलीगल कोई भी जो है ना केस हुआ हो, या कुछ भी गवर्नमेंट के नज़र में ऐसा वो इलीगल पर्सन हो, तो उसको भी आप पार्टनर नहीं बना सकते हैं। तो 2 और मोर पर्सन में इतना जानना है। नेक्स्ट ईयर यहाँ पे क्या है, एग्रीमेंट। अब डियर ये एग्रीमेंट का जब हम लोग बात करेंगे तो ये एग्रीमेंट भी 2 तरह का होता है, एक होता है वर्बल एग्रीमेंट, या इसी को हम लोग ओरल एग्रीमेंट भी बोलते हैं, या दूसरा क्या होता है, रिटन एग्रीमेंट। अब डियर ये एग्रीमेंट क्या है, वॉलंटरी है। वॉलंटरी मीन्स होता है कि आपको मन है तो एग्रीमेंट बनाइए, ना मन है तो ना बनाइए। ठीक है, इसके लिए कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको एग्रीमेंट जो है ना करना ही पड़ेगा। एग्रीमेंट करने मतलब रिटन एग्रीमेंट करना ही पड़ेगा। तो ये वर्बल या ओरल कहता है, जैसे डियर मान के चलिए 2 पर्सन है या 2 फ्रेंड है और दोनों मिलकर बातचीत किए, चलो बिजनेस हम लोग पार्टनरशिप करते हैं, और आपने स्टार्ट कर दिया पार्टनरशिप बिजनेस, और बिजनेस चल भी रहा है। लेकिन जब डियर आपने स्टार्ट किया तो कोई वहां पे टर्म एंड कंडीशन आपने नहीं लगाया। 2 फ्रेंड थे, दोनों बहुत ही बेहतर फ्रेंड थे, तो दोनों आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कोई वहां पे एग्रीमेंट नहीं था। तो जब बातचीत से कोई बिजनेस हम लोग स्टार्ट कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्बल या ओरल एग्रीमेंट बोलते हैं। लेकिन डियर एक क्या होता है, रिटन एग्रीमेंट। रिटन मीन्स होता है कि जब आप पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहते हैं तो एक आप पेज पे पार्टनर का जितने भी टर्म एंड कंडीशन है उसको आपने लिख लिया है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटर्न एग्रीमेंट। यही रिटर्न एग्रीमेंट यार आगे चल के क्या बन जाएगा, पार्टनरशिप डीड बन जाएगा। जब डीड हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। सिर्फ आपको यहाँ पे ये पढ़ना है कि एग्रीमेंट 2 तरह का होता है, एक वर्बल होता है, एक रिटर्न होता है। ठीक है, चलिए अब 2 यहाँ पे एग्रीमेंट पढ़ने के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग का होगा वो लॉफुल बिजनेस। डियर जब भी हम लोग बिजनेस का बात करते हैं ना तो ऑलवेज लॉफुली बिजनेस होना चाहिए, इलीगल बिजनेस तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, इलीगल करने का मतलब है कि जैसे आप जनरल स्टोर का दुकान है,
और अंदर से आप जो है ना कोई दूसरा काम करे, लेकिन बाहर से आप दिखा रहे जनरल स्टोर का दुकान है, बहुत मेरा बेहतर दुकान है, लेकिन अंदर कोई जो है ना बम बनाने का काम करता है या कोई अदर एक्टिविटी करता है, तो वो क्या कहलाएगा? इलीगल कहलाएगा। तो बिजनेस जब भी होना चाहिए डियर, वो कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। बिजनेस के नज़र में नीट एंड क्लीन, ये गवर्नमेंट के नज़र में भी क्या होना चाहिए? नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉफुल बिजनेस। जैसे मान चले हम लोग पढ़ा रहे हैं या कोई टीचर कोचिंग चल रहा है, वो क्या है? लीगल बिजनेस है, गवर्नमेंट को ही पता है। रोड पे देखिएगा बहुत सारे आदमी ठेला लगा के जो है ना बहुत सारे सामान बेचता है, तो वो क्या है? लीगल है, चोरी किया तो नहीं है ना। इसीलिए जब भी हम लोग बात करेंगे बिजनेस का, वो ऑलवेज लॉफुल बिजनेस के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या करा? प्रॉफिट शेयरिंग। अब डियर जब पार्टनर से बिजनेस होगा, तो जब भी होगा 2 या 2 से अधिक पर्सन होगा, तो जब भी पार्टनर से बिजनेस होगा तो इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का नहीं मतलब 1:1 पे बांटा जाए, इक्वल बांटा जाए, या मान के चलिए यहाँ पे 2:1 बांटा जाए, या 100 रुपीज प्रॉफिट होगा उसको इक्वल में बांटा जाए, या 2:1 के रेशियो में बांटा जाए, या 3:2 के रेशियो में बांटा जाए। तो किस रेशियो में बांटा जाएगा ये पहले से डिसाइड कर लिया जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग बोलते हैं। इसके बाद डियर देखिएगा नेक्स्ट क्या है? म्यूचुअल एजेंसी। डियर देखिएगा म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है? अब डियर देखिएगा यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी कहने का मतलब होता है कि एक पार्टनर जो है ना वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी काम करता है, प्रिंसिपल ड्यू टू ऑनर के अकॉर्डिंग भी काम करता है, और एक एजेंट के अकॉर्डिंग भी काम करता है। ठीक है, जैसे मान चलिए हम 2 पार्टनर है और मेरा काम है गुड्स बेचना, तो हम क्या? एजेंट है। लेकिन मान के चलिए कि आज हम नहीं गए वो सामान बेचने के लिए, तो मेरे बदले कोई और पार्टनर चला गया, तो अगर मेरे बदले कोई और पार्टनर वो चला गया सामान बेचने के लिए, इसको क्या कहते हैं? म्यूचुअल एजेंसी। यानी आपसी सहमति से हमने क्या किया? किसी दूसरे पर्सन को कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए भेज दिया। ठीक है, क्योंकि डियर बिजनेस जो चलता है ना ये आपसी सहमति से चलता है। जब पार्टनर से बिजनेस है, अब किसी का तबीयत खराब हो जाए और दूसरे का तबीयत ठीक है, तो हम बोलेगा नहीं आज हम नहीं जाएंगे बिजनेस करने के लिए। नहीं डियर, आपको जाना होगा, क्योंकि एक पार्टनर दूसरे के ऊपर डिपेंड है, दूसरे पहले के ऊपर डिपेंड है। यानी म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए, आपसी सहमति होना चाहिए। इसी के लिए इसको क्या कहता है? म्यूचुअल एजेंसी। यानी आपसी सहमति से बिजनेस करेंगे तो पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म चलेगा, और नहीं करेंगे तो फिर बिजनेस क्या होगा? स्वतः बर्बाद हो जाएगा। तो म्यूचुअल एजेंसी पार्टनर के बीच होना चाहिए। एक पार्टनर को दूसरे को ऊपर फैत होना चाहिए, दूसरे को पहले को ऊपर फैत होना चाहिए। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? म्यूचुअल एजेंसी कहा जाता है। और 2 वर्ड डियर हमने बताया था, एक प्रिंसिपल, एक एजेंट। जब हम प्रोडक्ट बेचते हैं तो वो एजेंट के थ्रू काम करते हैं, जब प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं तो एक तो हम ऑनर है ही ना, तो एक पर्सन का 2 रूप हो जाता है, एक एजेंट का हो जाता है, एक प्रिंसिपल का हो जाता है। प्रिंसिपल ड्यू टू ऑनर हो जाता है, एजेंट ड्यू टू कोई प्रोडक्ट आप बेचने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद डियर देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटीज। अब डियर बताइएगा अनलिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? अनलिमिटेड का मतलब होता है डियर, एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि हम लोग पार्टनर से बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, और पार्टनर से बिजनेस में प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, और कभी कभी लॉस भी लग जाता है। इतना लॉस लगता है कि बिजनेस को बंद भी करना पड़ता है। अब जब लॉस इतना ज़्यादा लग गया कि बिजनेस को बंद करना पड़ा, ठीक है, और टोटल मान लेते हैं यहाँ पे टोटल कि 30,000 रुपया का लॉस लगा, ठीक है, और यहाँ पे 3 पार्टनर है ए, बी और सी, और तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, 1:1 है। अब डियर लॉस लगा 30,000 रुपया, तो लाना तो तीनों को 10,000 रुपया है। अब ये बोला कि देखो भाई हम यहाँ पे मात्र 5,000 रुपया लाएंगे, इसके बाद मेरे पास पैसा है ही नहीं। अब यहाँ पे ये सी बोल रहा है कि हम जो है ना मात्र यहाँ पे 7,000 रुपया लाएंगे। अब डियर बताइए 30,000 रुपया लाना था, लेकिन तीनों पार्टनर को 10 लाना था, लेकिन एक कितना लाया? मात्र 5,000 लाया। बी कितना लाया? 7,000 लाया। तो यहाँ पे 7 और 5 कितना हो गया? 12,000। तो अभी 18,000 रुपया तो और घट रहा है ना। अब जितना भी ये घट रहा 18,000 रुपया, वो कौन बियर करेगा? बी बियर करेगा।
अब बी कहाँ से लाएगा? वो अपने घर का प्रॉपर्टी बेचकर जब बिजनेस के लायबिलिटीज को पे किया जाता है, इसी को क्या कहते हैं? अनलिमिटेड लायबिलिटीज। या आप ये बोल सकते हैं कि दूसरे पार्टनर का भी लायबिलिटीज जब पहला पार्टनर पे करता है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अनलिमिटेड लायबिलिटीज। क्योंकि ये जो है ना, ए को लाना चाहिए 10,000 लेकिन लाया वो 5,000, सी को लाना चाहिए 10,000 लेकिन लाया 7,000, तो इसके बाद जितना भी अमाउंट बच गया वो कौन बियर करेगा? बी बियर करेगा। ठीक है, तो अगर दूसरे पार्टनर का भी लायबिलिटीज कोई अदर पार्टनर पे कर देता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड लायबिलिटीज। इसीलिए डियर, पार्टनर का जो लायबिलिटीज होता है वो अनलिमिटेड होता है कि जब बिजनेस में लॉस लगे और लॉस का पैसा घर से लाना पड़े, घर का आने का मतलब अपने घर का प्रॉपर्टी बेचकर भी बिजनेस के लायबिलिटीज को पे करना पड़ता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड लायबिलिटीज। इसके बाद देखिएगा डियर, नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है? नो सेपरेट एंटिटी। नो सेपरेट कहने का मतलब हो जाता है डियर कि एक होता है बिजनेस और दूसरा क्या होता है? बिजनेसमैन। अब डियर, बिजनेस और बिजनेसमैन में देखा जाए तो बुक्स ऑफ अकाउंट जो हम मेंटेन करते हैं वो बिजनेस के बुक में करते हैं, बिजनेसमैन के बुक में नहीं करते हैं। लेकिन डियर एक चीज बताइए, जब बिजनेस को प्रॉफिट होगा तभी तो ये बिजनेसमैन को प्रॉफिट होगा, जब बिजनेस को लॉस लगेगा तो बिजनेसमैन को भी लॉस लगेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे डियर हो जाता है कि नो सेपरेट एंटिटी का मतलब होता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या है? एक ही है। क्योंकि जब बिजनेस को प्रॉफिट होगा तभी तो बिजनेसमैन को प्रॉफिट होगा, और जब बिजनेस को लॉस लगेगा तो बिजनेसमैन को भी लॉस लगेगा। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो यहाँ पे कह रहा है नो सेपरेट एंटिटी। तो यहाँ पे पार्टनरशिप बिजनेस में अगर देखेंगे तो नो सेपरेट एंटिटी होता है, क्योंकि जब बिजनेस को प्रॉफिट होगा तभी तो ऑनर को भी प्रॉफिट होगा, और जब बिजनेस को लॉस लगेगा तो ऑनर को भी लॉस लगेगा। और लास्ट पॉइंट डियर यहाँ पे क्या कर रहा है? नो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट विदाउट कंसेंट। कंसेंट मींस क्या होता है डियर? सहमति दिखाना, सहमति। अब डियर यहाँ पे सहमति का मतलब क्या हो जाता है? देखिएगा, जैसे यहाँ पे 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। अब डियर 3 पार्टनर में से कि बी बोला क्या, अब मुझे बिजनेस नहीं करना, मुझे बिजनेस छोड़ के जाना है, तो कोई बात नहीं है, वो बिजनेस छोड़ के जा सकता है। तो जब डियर बी यहां से चला जाएगा तो बचेगा कौन? ए और सी बचा। लेकिन बी बोला क्या कि देखो भाई, मेरा एक रिलेटिव है जो घर पे बैठा हुआ रहता है, तो मेरे बदले उसी को पार्टनर बना लो। अब डियर यहाँ पे कंडीशन है, कहा जाता है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि जब तक रिमेनिंग पार्टनर एग्री ना होगा तब तक नया पार्टनर फर्म में इन नहीं कर सकता है। बी जाना चाहे तो जाए, लेकिन वो अपने बदले दूसरे को पार्टनरशिप फर्म में इन नहीं करवा सकता है। क्योंकि डियर यहाँ पे देखिएगा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब ब्याज नहीं होता है, इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि, होता है कि भाई हम जा रहे हैं और मेरे बदले कोई दूसरे को पार्टनर बना लो, ये आपको कहने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जा रहे जाइए। इसके बाद जो रिमेनिंग पार्टनर बचा ए और सी, वो क्या करेगा? डिसीजन लेगा कि किसको लाना है किसको नहीं लाना है। जब बी बोला मेरा रिलेटिव, तो ए भी बोल सकता है मेरा भी रिलेटिव है, सी भी बोल सकता है मेरा भी रिलेटिव है। ठीक है, इसीलिए बी छोड़ के जा रहा है तो चले जाए, लेकिन जो बचा ए और सी बचा, ये डिसीजन लेगा किसको पार्टनर बनाना है किसको पार्टनर नहीं बनाना है। इसी को यहाँ पे कहते हैं नो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट विदाउट कंसेंट। जब तक यहाँ पे ए और सी एग्री नहीं होगा तब तक कोई भी पार्टनर नया पार्टनर फर्म में इन नहीं कर सकता है। तब बोलेंगे सर मान चलिए ए और सी एग्री हो जाएगा तो बी का अगर कोई रिलेटिव उसको ला सकता है, ऑफकोर्स ला सकता है, लेकिन जब तक ए और सी एग्री नहीं होगा तब तक कोई पार्टनर फर्म में इन नहीं कर सकता है। इसी को कहते हैं नो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट विदाउट कंसेंट। ठीक है डियर, चलिए तो आज हम लोग क्या पढ़े? 2 पॉइंट, एक तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन पढ़े और दूसरा हम लोग फीचर पढ़े। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो पार्टनरशिप डीड पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए डियर, तो डीड की ओर आगे बढ़े। चलिए डियर, तो अब हम लोग का तीसरा टॉपिक अभी चलेगा। तो पहला टॉपिक पे हम लोग बात किए पार्टनरशिप का डेफिनेशन, दूसरा जो टॉपिक था उस पर हमने बात किया पार्टनरशिप का फीचर, और आज जो तीसरा फिर हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे जिसको कहते हैं पार्टनरशिप डीड। अब डियर इससे पहले आपको हमने बताया था एग्रीमेंट, 2 तरह का एग्रीमेंट, ओरल या उसी को वर्बल भी बोलते हैं, और नेक्स्ट जो हमने बताया था वो रिटर्न एग्रीमेंट। वही रिटर्न एग्रीमेंट को ही डियर यहाँ पे क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। तो देखिए यहाँ पे लिखा रिटर्न डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द partners pertaining to the rights and duties of partners is known as partnership
डीड। तो डियर पार्टनरशिप डीड कहता है कि पार्टनर से रिलेटेड जितने भी टर्म एंड कंडीशन होता है वो टर्म एंड कंडीशन क्या होता है पार्टनरशिप डीड में लिख दिया जाता है कि क्या आपका राइट है क्या ड्यूटी है। राइट कहने का मतलब डियर यहाँ पे हो जाता है और ड्यूटी कहने का जैसा बिजनेस कर रहे हैं तो आपका ड्यूटी क्या है बिजनेस में टाइम पे आना, जो भी वर्क है उसको टाइम पे करना, ठीक है। और यहाँ पे राइट आपका ये हो गया, ये ड्यूटी आपका हो गया कि टाइम पे आना, टाइम पे काम करना, जो भी वर्क है उसको ईमानदारी से करना, ठीक है। और राइट क्या है कि बिजनेस से प्रॉफिट लेना। अब डियर बिजनेस से प्रॉफिट जो लिया जाएगा तो ये पार्टनरशिप डीड में तो लिखा हुआ रहेगा ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो पार्टनर से डीड पार्टनर से रिलेटेड जितने भी टर्म एंड कंडीशन होता है एक पेज पे लिख दिया जाता है। अब पेज पे क्या क्या डियर लिखा जाता है उस पे हम लोग क्या करेंगे एक एक करके बात करेंगे। तो देखिएगा डियर यहाँ पे पहला पॉइंट क्या करे पार्टनरशिप डीड में, क्योंकि पार्टनरशिप डीड क्या हो गया एक रिटर्न एग्रीमेंट जो पार्टनर से रिलेटेड जितने भी टर्म एंड कंडीशन होता है या राइट एंड ड्यूटीज होता है वो सब कुछ पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ रहता है। अब डियर क्या क्या लिखा हुआ रहेगा तो पहला पॉइंट यहाँ पे करा कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड में नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, यानी फर्म का नाम क्या होगा और फर्म का एड्रेस क्या होगा ये पार्टनरशिप डीड में पहले लिखा जाता है। दूसरा क्या लिखा जाता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, पार्टनर का नाम क्या है और पार्टनर का एड्रेस क्या है। ये ऐसा ही पेज बना हुआ रहेगा, उस पेज में जो है ना जितने भी डिटेल हैं सब लिखा जाता है। तो पहला क्या लिखेगा नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, दूसरा क्या रहेगा नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, और तीसरा जो पॉइंट डियर है अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, यानी सभी पार्टनर के द्वारा कितना कितना कैपिटल जो है ना कंट्रीब्यूट किया जाएगा बिजनेस में वो भी पार्टनरशिप डीड में पहले ही लिख दिया जाता है। अब डियर फिर फोर्थ पॉइंट कर रहा है कि हमने कैपिटल जो लगाया है उस कैपिटल पे क्या इंटरेस्ट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। दिया जाएगा तो आराम से लिख दीजिए, ना दिया जाएगा तो छोड़ दीजिए। तो अगर ये लिख दिया गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा तो ऑलवेज जो है ना दिया जाएगा, और नहीं लिखा हुआ है तो नहीं दिया जाएगा। फिर यहाँ पे कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, या फर्म को एक्स्ट्रा कैपिटल के बाद जो एक्स्ट्रा लोन दिया जाता है उस लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए। जैसे पार्टनरशिप डीड में लिख देगा 10% या 12% या 15%, ये लिख दिया जाएगा जितना परसेंट उतना ही आपको जो है ना इंटरेस्ट मिलेगा, किस पे लोन पे मिलेगा, ठीक है। यानी एक्स्ट्रा जो आप जो फर्म को जो पैसा दिए हैं कैपिटल के बाद उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से राइट कर दिया जाता है। इसके बाद देखिएगा डियर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब ड्राइंग किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। अब ड्राइंग किया जाएगा तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना क्या होगा वो पहले से प्री डिसाइड किया जाता है, पहले से ही बता दिया जाता है कि ड्राइंग किया जाएगा कि नहीं, या ड्राइंग किया जाएगा तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा वो पहले से बता दिया जाता है। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये पहले से बता दिया जाता है डियर। फिर इसके बाद देखिएगा कह रहा सैलरी कमीशन इटीसी पेबल टू पार्टनर, या कोई पार्टनर एक्स्ट्रा फर्म में काम करेगा तो काम करेगा तो भाई उसको सैलरी तो मिलना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा काम करेगा उसको सैलरी मिलना चाहिए तो वो पार्टनरशिप डीड में लिख दीजिए। जब पार्टनरशिप डीड में आप लिखेंगे तभी कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम करेगा उसको सैलरी मिलेगा या कमीशन मिलेगा, और पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा गया तो नहीं मिलेगा। और लास्ट यहाँ पे क्या करा अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, फर्म का अकाउंटिंग पीरियड कब होगा, 6 महीने पे अकाउंट मेंटेन किया जाएगा या साल भर पे किया जाएगा, या 1 साल में भी किया जाएगा तो कैलेंडर ईयर पे किया जाएगा या फाइनेंशियल ईयर पे किया जाएगा। कैलेंडर ईयर कहने का मतलब डियर 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर को कैलेंडर ईयर कहा जाता है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर जब आप अकाउंट मेंटेन करते हैं उसको कैलेंडर ईयर कहा जाता है। और यहाँ पे 1 अप्रैल जैसे अभी 2023 चल रहा है ना, 1 अप्रैल 2023 से लेके 2024 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। तो कौन सा अकाउंटिंग पीरियड हम लोग यूज करेंगे, 1 जनवरी से 31 दिसंबर या 1 अप्रैल से 31 मार्च करेंगे, या 6 महीने पे अकाउंट बनाया जाएगा वो भी पहले से ही बता दिया जाता है। या डियर कोई भी पार्टनर फर्म में आएगा यानी एडमिशन लेगा या कोई रिटायर कर जाएगा या डेथ होगा उसका क्या प्रोसीजर होना चाहिए वो भी पार्टनरशिप डीड में लिख दिया जाता है। तो जितना ये कंटेंट पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा वही अप्लाई किया जाएगा।
क्योंकि जब ये डीड बनता है तो जितने पार्टनर है सभी का यहाँ पे क्या रहता है, सिग्नेचर किया हुआ रहता है और सभी पार्टनर के द्वारा ये एग्रीमेंट को पढ़ा जाता है और पढ़ने के बाद सभी पार्टनर अपने अपने साइन कर देते हैं और अगर साइन कर दिया गया इसका मतलब ये डीड वैलिड है। ये कभी भी कुछ भी होगा तो वो आप डीड किसी को भी दिखा सकते हैं कि ये बोला था पार्टनरशिप डीड में कि एक्स्ट्रा काम करेगा तो सैलरी मिलेगा, लेकिन अभी बोला सैलरी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तब किसी को भी जो है ना लीगल डॉक्यूमेंट करने मतलब एक एविडेंस के रूप में ये डॉक्यूमेंट आपके पास रहेगा। इसी को डियर हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, जिसमें पार्टनर से रिलेटेड जितने भी टर्म एंड कंडीशन या राइट एंड ड्यूटीज होता है वो सभी को उस डीड में लिख दिया जाता है। तो पार्टनरशिप बिजनेस जो है ना डियर, जब आप डीड बनाते हैं तो बहुत ही बेहतर रहता है, फ्यूचर लॉन्ग टर्म आपका बिजनेस चलता है। और डीड नहीं बनाते हैं तो फिर बीच में कहीं ना कहीं क्या होता है, टेंशन हो जाता है। टेंशन करने के मतलब कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है ना जब डीड नहीं बनाया गया, कहने का मतलब जब स्टार्ट हम लोग करते हैं तो एक फ्रेंडशिप रहता है तो इक्वल बांटते हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ने लगता है तो फिर कोई पार्टनर कहता मुझे ज़्यादा चाहिए, कोई कहता मुझे ज़्यादा चाहिए, तो कन्फ्लिक्ट होते चला जाता है। इसीलिए पार्टनरशिप बिजनेस जब भी आप लोग करें वो पार्टनरशिप डीड बनाए और डीड में जितने भी टर्म एंड कंडीशन आप लिखेंगे वही अप्लाई किया जाएगा। अपने मन से कल कुछ भी नहीं कोई बोल सकता है कि हमको सैलरी चाहिए या इंटरेस्ट चाहिए या नहीं चाहिए। जो डीड में लिखा गया वही आपको मिलेगा, अन्यथा दूसरा चीज कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए डियर पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो पार्टनर के बीच कलों को कोई कन्फ्लिक्ट ना हो जाए उसको दूर करने के लिए डीड बनाया जाता है। तो आप अभी हम लोग डीड पढ़े हैं, लेकिन डियर कभी कभी ये भी तो होता है ना कि कोई कारणवश हमने डीड नहीं बना पाया। जब डीड नहीं बना पाया तो वहां पे एक्ट अप्लाई किया जाता है, क्योंकि ये तो पार्टनर के द्वारा बनाया जाता है ना, तो ये पार्टनर के द्वारा बनाया गया तो जो भी इसमें टर्म एंड कंडीशन वो तो हम लोग अप्लाई करेंगे ही, लेकिन कभी कभी डीड नहीं बनाया जाता जिसको हमने ओरल या वर्बल हमने बताया था, तो उस समय पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल हो जाता है। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है उस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए डियर, तो अब हम लोग पढ़ेंगे डीड का लास्ट टॉपिक डियर करा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो जब डियर कोई कारणवश हमने डीड नहीं बनाया, तो जब डियर ये डीड नहीं बनाते हैं ना तो वहां पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल हो जाता है। अब ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होता है तो क्या कहता है, तो पार्टनरशिप डीड कहता है कि देखो भाई, कोई कारणवश आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया तो कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। थोड़ा सा टेंशन होगा, टेंशन यहाँ पे क्या होगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल कहने का मतलब है डियर कि यहाँ पे दो पार्टनर है ए और बी। ए बिजनेस में 5 लाख रुपया लगाया और बी जो है ना 3 लाख रुपया लगाया। तो यहाँ देखिए ए 5 लाख लगाया और बी जो है ना 3 लाख लगाया, लेकिन तब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, 1:1, यानी जितना प्रॉफिट होगा दोनों को इक्वल बांटना पड़ेगा। ये कब बांटना होगा, जब आप डीड नहीं बनाएंगे तब, ठीक है। तो इसीलिए पीएसआर यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल। अब जब डीड आपने नहीं बनाया और आप बोले मुझे सैलरी चाहिए, कमीशन चाहिए, तो टेंशन दूर कीजिए ना, आपको सैलरी मिलेगा ना कमीशन मिलेगा। इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखा नो सैलरी और कोमा कमीशन। तो जब डीड आपने बनाया ही नहीं, आप सुबह से लेकर शाम तक कितना भी आप काम करेंगे तो ना आपको सैलरी मिलेगा ना कमीशन मिलेगा। अब देखो ये जो ए नाम का जो भाई साहब है ये कह रहा है कि भाई हमने 5 लाख रुपया कैपिटल लगाया, मुझे इंटरेस्ट चाहिए। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है आपने डीड नहीं बनाया है ना तो टेंशन मत लीजिए, डीड नहीं बनाया तो आपको क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया जाएगा। क्योंकि जब ये डीड आप नहीं बनाते तो एक्ट अप्लाई हो जाता है। तो एक्ट कहता है कि पीएसआर इज इक्वल यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, नो सैलरी, नो कमीशन, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और फिर लिखा हुआ 4th पॉइंट नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर आप ड्राइंग भी करेंगे तो इंटरेस्ट देने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन डियर यहाँ पे लास्ट पॉइंट देखिएगा लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6%
पर एनम। इसका मतलब है कि आपने फर्म को एक्स्ट्रा लोन दिया होगा तो आपको 6% के रेट से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो जब ये डीड नहीं बनाया जाता है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल हो जाता है और इसके द्वारा 4-5 पॉइंट आपको दिया गया है। इतना पॉइंट को आपको याद रखना है कि जब डीड नहीं बनाएंगे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। चाहे आप कितना भी कैपिटल लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप डीड नहीं बनाए हैं तो सैलरी आपको नहीं मिलेगा, ना कमीशन मिलेगा। चाहे आप सुबह से लेकर शाम तक आप कितना भी काम करें, नो सैलरी नो कमीशन। आपने डीड नहीं बनाया और इसके बाद आपने 5 लाख कैपिटल लगाई, 3 लाख रुपया लगाया, तो आप 5 लाख लगाए तो आप बोल सकते कि मुझे इंटरेस्ट चाहिए, तो डियर इंटरेस्ट भी तो नहीं ना मिलेगा क्योंकि डीड बना ही नहीं। इसीलिए नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और सिर्फ आप याद रखेंगे कि अगर फर्म को आप एक्स्ट्रा लोन देते हैं तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 6% होगा। कंप्लीट है। तो डियर आज हम लोग 4 टॉपिक पढ़े हैं। पहला टॉपिक डेफिनेशन पढ़े हैं, दूसरा टॉपिक जो हम लोग कवर किए फ्यूचर कवर किए, तीसरा जो टॉपिक हम लोग कवर किए वो पार्टनरशिप डीड किए और फिर उसके साथ कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड और इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है डियर, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। ओके बाय बाय।